तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। कल फाइनल होने वाला है, तो ऑल द बेस्ट सबसे पहले टू टीम इंडिया। लेकिन फाइनल के पहले कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ओपिनियंस आ रहे हैं टीम इंडिया पे और खासकर बीसीसीआई पे। कुछ गोरे करंट और फॉर्मर क्रिकेटर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं और मॉक कर रहे हैं, इंडिया को डिक्टेटर बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बीसीसीआई की अनफेयरनेस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। माइकल वॉन तंज कर रहा है। अब बताइए यार, अंग्रेज इंडिया के पावर को देख के रो रहा है और आप बोल रहे हो कि अच्छे दिन कब आएंगे। एक्स क्रिकेटर्स बड़े परेशान है बीसीसीआई से। The arrangements of playing are farcical. It's laughable. पाकिस्तानी तो भैया बचपन से ही नाराज चल रहे हैं बीसीसीआई से। अब ये सब देख के देखिए बीसीसीआई क्या सोच रहा होगा। Oh, the tears of unfathomable sadness. Yummy, yummy, you guys. That's all, folks. तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि इंडिया और बीसीसीआई पर पूरी दुनिया के इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। इतने आंसू की इन आंसुओं को अगर हार्नेस कर लिया जाए तो जैसलमेर को सुंदरबंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे, तो आइए देखते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। तो देखिए इंडियन क्रिकेट टीम अनबीटन रहते हुए अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है, टच वुड। और देखिए पाकिस्तान वही है जहां उन्हें होना चाहिए, यानी टूर्नामेंट के बाहर। या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। और जब से पाकिस्तान बाहर गई है तब से पाकिस्तानियों का तो यार मातम मना हुआ है। पाकिस्तानी बीसीसीआई पे चढ़े हुए हैं कि भाई बीसीसीआई का बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा तो उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हों ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों की है? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था। तो भैया 90s में आपकी इकोनॉमी हमसे आगे चल रही थी, भूखे नंगे होने के लिए हमने बोला था आपको। पाकिस्तानियों का देखिए मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डरता है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अनफेयर बिहेवियर कर रहा है। इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाना लग जाएगा। शाहिद अफरीदी साला तंज कर रहा है। उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रेवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। इंजमाम उल हक परेशान है, बाकी बोर्ड से भीख मांग रहा है कि आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, तभी बीसीसीआई को अकल आएगी। इनके 3-4 प्लेयर यहाँ आ गए हैं कमेंट्री करने के लिए भारत में। इनके घर में थोड़ा आटा आ गया है तो अब बहुत चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं लोग। कुछ भारत के गद्दार भी हैं जो चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया हार जाए। और चलिए किसी पाकिस्तानी ने फाइनली सच तो बोला। बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल सरासर ज्यादती है और उसमें आईसीसी की वीकनेस है। वो कमजोर हैं, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते, पैसा बोलता है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं बोला जो कि फाइनल में है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाकी सारे गोरे और पाकिस्तानी न्यूजीलैंड की तरफ से पूरा हाय तौबा मचा के रखा हुआ है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो खेलने की आइटिनरी है, खेलने का जो सेटअप है, ये सब कुछ टूर्नामेंट शुरू होने के पहले डिसाइड हो चुका था। ये जो रुदाली इस समय पे चल रही है, ये उस समय पे करनी चाहिए थी। इतनी ही परेशानी है आपको अगर बीसीसीआई से, तो उस समय टूर्नामेंट को बॉयकॉट करके निकल जाना था छोड़ के। लेकिन टूर्नामेंट भी खेलना है क्योंकि भैया माल तो टूर्नामेंट खेल के ही कमाया जा सकता है ना। इंडिया अगर इतनी दादागिरी कर रहा है तो टूर्नामेंट के पहले ही बॉयकॉट करके निकल लो यार। और बाय द वे, ये कराची टू दुबई के लिए इतना दुखी हो रहे हैं। कराची टू दुबई की जो डिस्टेंस है, इट इज लेस देन दिल्ली टू चेन्नई, इट इज लेस देन पर्थ टू सिडनी। ये कह रहे हैं कि एक देश में ही सब कुछ करना चाहिए था। अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको इंडिया से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ता है, तो परफॉर्म कैसे करेंगे? भैया ये एनर्जी तब कहां थी जब 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हुई थी और उसका होस्ट साउथ अफ्रीका था। और साउथ अफ्रीका ने सारे मैचेस सेंचुरियन में खेले थे। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरियन में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरियन में, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरियन में, और यहां तक कि फाइनल भी सेंचुरियन में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचती तो वो भी उनको सेंचुरियन नहीं खेलने को मिलता। उसके ऊपर से देखिए इंडिया ने
ने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर खेलना एक मैसिव सिक्योरिटी इशू है, और सेकेंडली एथिकल ग्राउंड्स पे भी हम पाकिस्तान में जाके खेलना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान सालों से क्रॉस बॉर्डर टेरर कर रहा है इंडिया के खिलाफ। इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल और इंडियन सिविलियंस को टारगेट करके मारा जाता है। और ये बात याद रखिए आप कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ टूर्नामेंट्स खेलने से मना कर दिया था, ये बोल के कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स बड़े खराब हो रखे हैं। इंग्लैंड भी यही बोल रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलियंस और अंग्रेजों से पूछना चाहता हूं कि आप देख लीजिए जाके हर साल सिंध में यंग हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स की हालत देख लीजिए। आप देखिए जाके कि हर साल पाकिस्तान में सिखों के साथ क्रिश्चियंस, शियाज और अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स की क्या हालत है, जाकर जरा देख लीजिए। और उसके बाद आके इंडिया को लेक्चर कीजिए कि पाकिस्तान में इंडिया को जाके खेलना चाहिए कि नहीं। पाकिस्तान के साले बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली क्लेम करते हैं कि वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं भारत के साथ और भारत के काफिरों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, क्या आप कभी भी उस कंट्री में ट्रैवल करेंगे जहां के लोग ऐसे क्लेम्स करते हैं आपके खिलाफ? अगर आईसिस ने 10 ऑस्ट्रेलियन आर्मी मेंबर्स का गला काट दिया होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले तैयार हो जाते कि भाई ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, आईसिस के साथ हम फुटबॉल टूर्नामेंट खेलेंगे जरूर? ये पाकिस्तान इसी तरह के काम हर महीने इंडिया के साथ कर रहा है। ऊपर से यार इंडियन टीम को छोड़िए, श्रीलंका की टीम जिसका पाकिस्तान के साथ कोई लफड़ा भी नहीं है, साले वो भी सेफ नहीं थे जब खेलने के लिए गए थे। वो उनकी टीम बस के ऊपर अटैक हो गया था। उसके ऊपर से जब अभी करंट चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी पाकिस्तान में, उस समय पर वेस्टर्न पाकिस्तान में एक मैसिव आतंकी अटैक हुआ है स्टेडियम से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर। तो व्हाट द हेल मेक्स यू थिंक दैट द इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग टू बी सेफ देयर? यार आप तो अर्जुन कपूर से भी ज्यादा डिल्यूजनल हो, जो बोलता है कि भैया बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अबे तेरी मूवी देख कौन रहा है यार जो बॉयकॉट करेगा? ये जो गोरे कर रहे हैं ना, ये लिटरली ये फैमिली गाय वाला मीम है। गोरा करे तो ठीक है, नॉन गोरा इंडियन करे तो बहुत गलत है। और देखिए आज ये लोग दुखी इसलिए है ना क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल हो गई है, इन सबके क्रिकेट बोर्ड से बहुत पावरफुल हो गई है। आज बीसीसीआई का नेटवर्थ इज मोर देन ऑल द अदर क्रिकेट बोर्ड्स कंबाइंड। 2024 तक बीसीसीआई की नेटवर्थ नियरली 19,000 करोड़ यानी $2.25 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 4,500 करोड़ का सिर्फ टैक्स भरा था। बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से 28 गुना ज्यादा अमीर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंपैरिजन तो रहने ही दो यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो हालत वैसे भी उस मिडिल क्लास वाले बंदे जैसी है जो आने वाले पैसों से पुराना ईएमआई कैसे चुकाए इसी चक्कर में लगा रहता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। BCCI also has the most valuable cricketing audience in the world, यानी 1.4 बिलियन इंडियन क्रिकेट फैंस। तो BCCI इतना वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ये इंडिया की गलती थोड़ी है। जैसे सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे लुक्रेटिव जगह है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, ये अमेरिका की गलती थोड़ी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने स्मार्ट डिसीजंस लिए थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था इन्वेस्टमेंट्स करके कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट कहीं और जाने के बजाय सिलिकॉन वैली आना चाहे। वैसे ही बीसीसीआई का भी यही एडवांटेज है, उन्होंने भी स्मार्ट डिसीजंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अपने मार्केट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है ताकि वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सके। आज दुनिया भर के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में आके खेलें। आईपीएल इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी मनी मेकिंग मशीन है। 510 मिलियन लोग आईपीएल को देखते हैं। वर्ल्ड कप की फाइनल की व्यूअरशिप कभी कभी आईपीएल के एक नॉर्मल मैच से कम पड़ जाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, इट्स अ मल्टी बिलियन एंटरटेनमेंट इवेंट। आईपीएल की मीडिया राइट्स की लेटेस्ट डील वाज 50,000 करोड़। और अगर ये ग्रोथ ऐसे ही चलता रहा ना आईपीएल का और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती रही धीरे धीरे, तो आईपीएल, एनएफएल और यूएफए चैंपियंस लीग जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस को भी पीछे छोड़ देगा। फॉरेन प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटीज को स्किप करके आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि भैया 2-3 महीने में आईपीएल में जितना माल कमाया जाएगा ना, उतना साल भर नेशनल टीम के लिए खेलने में नहीं कमा सकते। अब तो विमेंस आईपीएल भी आ गया है जो अगले 5 सालों में एक और मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी बनने वाला है। और पीएसएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो तो साला बिग बॉस के बजट से कम है। तो इंडिया इज नाउ द सिलिकॉन वैली ऑफ क्रिकेट। और इसीलिए अलग अलग देशों के एक्स प्लेयर्स और क्रिकेटर्स बड़े नाराज हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया बीसीसीआई बड़ी अनफेयर है इनके साथ। ये बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड जितना भी फेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, सब बकवास है क्योंकि इन सबको पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि असली दुनिया में फेयरनेस सिर्फ फेस क्रीम के एडवर्टाइजमेंट तक लिमिटेड होती है। फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली। फेयरनेस की बात करनी है ना इनको, तो जरा बीसीसीआई की जर्नी देखते हैं और देखते हैं कि इस बीसीसीआई की जर्नी में कितनी फेयरनेस दिखाई है दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड्स ने बीसीसीआई की तरफ। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है हमको, 1980s की ही बात करते हैं। 1980s में बीसीसीआई इतना गरीब था
कि कपिल देव और वर्ल्ड कप विनिंग टीम को तब बीसीसीआई सिर्फ 1500 रुपीस पर मैच की फीस दे पाती थी, और 50, 60, 70s में तो और भी कम था ये। उसमें भी अगर टेस्ट मैच पूरे 5 दिन नहीं होता था, टेस्ट जल्दी खत्म हो जाता था या रेन का इशू रहता था, 1-2 दिन पहले खत्म हो जाता था, तब पर डे के हिसाब से टीम को पैसे दिए जाते थे। पूरे टेस्ट मैच के लिए दिए भी नहीं जाते थे। लॉन्ड्री अलाउंस बचाने के लिए प्लेयर्स अपने क्लोथ्स खुद वॉश किया करते थे। और 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में चल रहा था, जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच फाइनल हुआ था। उसी टाइम पर इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे किसी ऑफिशियल काम से लंदन में आए हुए थे, और फाइनल भी लंदन में हो रहा था। तो रे साहब ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स का रिक्वेस्ट किया बीसीसीआई से। बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं, 2 टिकट तो मिल ही जाएंगे। बीसीसीआई ने जब 2 टिकट्स की रिक्वेस्ट की, तब 2 टिकट्स के लिए आईसीसी और ईसीबी ने मना कर दिया था। और ये बात बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को बहुत चुभी थी। और जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती और वर्ल्ड कप लेके इंडिया आई, तब बीसीसीआई के पास उनको रिवॉर्ड करने भर के पैसे नहीं थे। तब तो किसी क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मदद नहीं की कि भाई इंडिया बड़ा गरीब देश है, हम अंग्रेजों की वजह से ही ये लोग गरीब हुए हैं, हम ही ने इनका सारा पैसा लूटा है, इट इज वेरी अनफेयर। तो जरा फेयरनेस के नाम पे इन इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़े पैसे दे देते हैं ताकि दे कैन एक्चुअली पे देयर ओन प्लेयर्स। ये तो किसी ने नहीं किया उस समय पे। उस समय तो अनफेयरनेस की बात नहीं हो रही थी। तब जाके लता मंगेशकर सामने आई, एक कॉन्सर्ट रखा गया, जिस कॉन्सर्ट की वजह से थोड़ा पैसा कमाया गया, और तब जाके प्लेयर्स को 1-1 लाख रुपए दिए गए। वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ था 1975 में, तब से लेके 1983 तक 3 वर्ल्ड कप्स हुए थे। तीनों वर्ल्ड कप्स ब्रिटेन में हुए थे। चेयरमैन ऑफ ईसीबी, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, वो ऑटोमेटिकली उस समय पे चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन जाता था। सारे स्टेडियम में जितने भी बॉक्स सीट्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव लेवल सीट्स, दे वर रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। गड्ढे में जाए तुम्हारा अनफेयरनेस साले। और 1983 के बाद वो 2 टिकट वाली बात जो बीसीसीआई के चेयरमैन को चुभी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस किया, अपने साथ किया, कि इंग्लैंड की मोनोपोली इस वर्ल्ड कप पे खत्म करनी है। तो अगला जो वर्ल्ड कप था 1987 का, जब उसकी वोटिंग हुई थी, तो फाइनली इंडिया के फेवर में वोट आया। तब जाके 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ। ये दादागिरी हुआ करती थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, जो अब फेयरनेस की बात कर रहे हैं साले। और जब इंडिया में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज भी हुआ था, तब भी बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक्चुअली वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर सके। थैंकफुली उस समय पे रिलायंस के धीरू भाई अंबानी सामने आए और उन्होंने अपने 6 करोड़ रुपए डाले कि ठीक है भाई, ऑर्गेनाइज करो, इसका नाम रिलायंस वर्ल्ड कप रख दिया जाएगा। तब जाके बीसीसीआई वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज कर पाया था। इतना कंगाल हुआ करता था बीसीसीआई। धीरे 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 मर के घुट के उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। जब दूरदर्शन की मोनोपोली टूटी, उसके बाद उनको कुछ टीवी रेवेन्यू भी प्रॉपर्ली मिलने शुरू हुए। आईपीएल जब उन्होंने शुरू किया, तब जाके रियल एक्सप्लोजन हुआ बीसीसीआई की इनकम्स का। एंड लुक, क्लियरली बीसीसीआई हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी तरह से बीसीसीआई के साथ क्या प्रॉब्लम्स है उनको एक्सप्लेन किया है। रिसेंटली आई वाज मेड अवेयर, मैं तो बहुत क्रिकेट देखने जाता नहीं हूं, बट मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई, डिस्पाइट बीसीसीआई बीइंग द रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड, जो स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, इट इज वर्स देन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्रिकेट जाकर देखने का जो एक्सपीरियंस है, इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन इंडिया के स्टेडियम्स में जाकर क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस। तो बीसीसीआई की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट अनफेयरनेस का ज्ञान ना अंग्रेजों को नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानियों को तो खैर उनको भाव ही कौन देता है, उनको रहने दो, लेकिन अंग्रेजों को तो नहीं ही देना चाहिए। और देखिए, अल्टीमेटली एक बात मैं इस टॉपिक से जुड़ी बोलना चाहता हूँ। आप अगर आज यूएसए और चाइना जैसे देशों को देखेंगे, तो दे आर द 2 रियल सुपर पावर्स इन टुडेज वर्ल्ड। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंडिया सुपर पावर नहीं है बाय एनी एंगल, बट इंडिया इज बिकमिंग ए मिडिल पावर कंट्री। लेकिन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, इंडिया इज अ सुपर पावर। ऑस्ट्रेलिया का साला जितना पॉपुलेशन है, उतना तो विराट कोहली के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। इंडिया के आईपीएल से पूरी दुनिया के देश के प्लेयर्स का पेट पल रहा है बेसिकली। इंडिया इज ऑल्सो एन अपवर्डली मोबाइल कंट्री, जहां पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई है ओवर द इयर्स। और जहां तक बीसीसीआई की बात आती है, तो नाउ बीसीसीआई इज द बिग डॉग इन वर्ल्ड क्रिकेट। उन्होंने सारे वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड्स को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड इनकम। और वेस्टर्न देशों से ये बात हैंडल नहीं हो रही है। भाई, जिनके हिसाब से इंडिया स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म वाला इंडिया है, वो इस बात को कैसे हजम कर पाएंगे कि ये स्लम डॉग बिलियनेयर वालों के पास साला हमसे ज्यादा पैसा कैसे आ गया। और ये बात भी याद रखिए कि ये साले अनफेयर वाली बातें बोल रहे हैं। बीसीसीआई इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग क्रिकेटिंग कंट्रीज। ये क्रिकेट बोर्ड्स ये भूल जाते हैं कि बीसीसीआई नेपाल और अफगानिस्तान जैसी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टीम्स का न सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, बल्कि कोचिंग फैसिलिटीज और मैच एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड इंडिया में है यार आजकल। गोरे तो मदद नहीं कर रहे ना, इनको इंडिया मदद कर रहा है। ये गोरे जो इंडिया को पुअर पीपल, हंग्री पीपल शय समझते हैं, वहां के प्लेयर्स अपने बच्चों का बर्थडे छोड़ के आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं आजकल। अगर इन क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इतनी ही प्रॉब्लम है बीसीसीआई से, तो बीसीसीआई को बॉयकॉट कर दीजिए।
बोलिए कि भैया बीसीसीआई प्लीज डू नॉट कम एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अगले T20 वर्ल्ड कप को भी छोड़ दीजिए और बीसीसीआई को बस अपने डोमेस्टिक आईपीएल पे फोकस करना चाहिए। जब इनका T20 वर्ल्ड कप चल रहा होगा उस समय पे बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करवा दे साइड बाय साइड, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन ज्यादा इनकम कमाता है। क्योंकि भैया देखिए आईपीएल तो विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रॉस्पर बिकॉज इंडिया की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है दैट इज इनफ फॉर द आईपीएल को इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीसीसीआई और आईपीएल निकल गए तो इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का क्या हालत होगा आप जरा समझ जाइए। और यहाँ पे मैं फिर से एक मैसेज रिपीट करना चाहता हूँ जो बेसिकली अब हमारे शो का मैसेज रहेगा हमेशा, एंड दैट मैसेज इज पावर इज पावर। इतना सा इंडिया का पावर देखकर वेस्टर्न देशों की ये अमीषा पटेल वाले मीम वाली हालत हो रखी है। आप इमेजिन कीजिए कि जब इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है तो ये लोग जिंदा कैसे बचेंगे। और एक सुपर पावर बनने के लिए ये नाइस एंड हार्मलेस वाली इमेज आपको छोड़नी पड़ेगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये अमन की आशा वाले जो लोग हैं ना भारत के और गांधी जी के पुजारी, ये एक छोटी सी बात भूल जाते हैं। लेकिन वो बात वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन रेवोल्यूशनरीज जैसे वासुदेव फड़के, बाघा जतिन और भगत सिंह को पता थी कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। आखिर में अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए इस वजह से नहीं क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह देख के उनका दिल पिघल गया, वो इसलिए गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडियन आर्म फोर्सेस में म्यूटिनी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से 1946 की नेवल म्यूटिनी हुई थी। और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर यहाँ जमे रहे तो कट जाएंगे। दुनिया आपकी बढ़िया पर्सनैलिटी, आपके कल्चर और आपके अच्छे वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब वो आपके पावर को रिस्पेक्ट करेगी। और ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थ्यूसिडिडेस ने 400 BC में नोट किया था, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और जो कमजोर लोग हैं उनको उस ताकत को झेलना पड़ता है। देयर इज नॉट अ फकिंग थिंग यू कैन डू अबाउट इट। जब अलेक्जेंडर ने वेस्ट एशिया पर अटैक किया था, पावर के लिए किया था। जब इस्लाम फैला, पावर के लिए फैला। जब वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म फैला, पावर के लिए फैला। अमेरिकन एम्पायर फैला, पावर के लिए फैला। और आज चाइनीज एम्पायर फैल रहा है, पावर के लिए फैल रहा है। और देखिए चाइनीज को, क्योंकि वो पावरफुल है, अपनी पावर दिखाते हैं तो दुनिया उन्हें सीरियसली लेती है, उनके पावर को रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया को दिन भर लेक्चर करेंगे अपने थिंक टैंक्स का इस्तेमाल करके और अपने मीडिया का इस्तेमाल करके, लेकिन चाइना को उतना कभी भी नहीं बोलते, जबकि उनके ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंडिया से कहीं ज्यादा बुरे हैं। क्योंकि चाइना एक पावरफुल देश है, दुनिया चाइना पर डिपेंड करती है और कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती चाइना को ज्यादा गालियां देना। ये होती है पावर की वैल्यू। लोग इंडिया की पावर को अभी उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना चाइना की पावर को करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि क्रिकेटिंग की दुनिया में बीसीसीआई सबसे पावरफुल है। तो बीसीसीआई जो चाहती है बीसीसीआई को वो मिलता है। इसीलिए गोरों की इतनी जल रही है, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड ब्राउन क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावरफुल हो गई है। बट अब वो कर क्या सकते हैं? सिर्फ कोप और सीध कर सकते हैं। और इंडिया जब पावरफुल बनेगा भी देखिए, तो इंडिया अपनी पावर को इवल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेगा। जब इंडिया पावरफुल पहले था, जब उसने साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में अपना पावर एक्सपेंड किया था, तो वहां की कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वहां के मंदिर नहीं तोड़े। इंडियन किंग्स वहां की लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते थे, अपने डिएटीज के मंदिर बनाते थे, पर लोकल डिएटीज को भी रिस्पेक्ट देते थे, उनको भी अपने कल्चर में अब्सॉर्ब करते थे। बहुत सारे एग्जांपल्स है बैक्ट्रियंस के, शक्स के, हून्स के, कुशांस के, जो बिना वायलेंस, बिना प्रेशर, जबरदस्ती के इंडियन कल्चर में असिमिलेट हुए थे। और इसीलिए जब इंडियंस पावर के बारे में सोचते हैं तो उनको पता है कि इंडिया अपनी पावर इस्लामिक देशों या वेस्टर्न देशों या चाइना की तरह यूज नहीं करेगा। इंडिया एक ऐसी पावर बन सकता है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी का डॉक्ट्रिन फॉलो करे। इंडिया विल बी ए यूनिक पावर इन द वर्ल्ड। पर बाकी दुनिया को इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करने के लिए पहले इंडिया को खुद बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। बट अगेन, दुनिया आपके वैल्यूज को तभी रिस्पेक्ट करेगी जब पहले आपके पावर को रिस्पेक्ट करेगी। तो ये जो एक्स क्रिकेटर्स जो बीसीसीआई पे रो रहे हैं अभी, उनकी टेंशन मत लीजिए। आज रो रहे हैं, कल इन्हीं कंट्रीज के जो एक्टिव प्लेयर्स हैं अपनी मां को कुएं में फेंकाएंगे साले आईपीएल में 1 महीने के लिए खेलने के लिए। तो आप भी इंडिया को एक पावरफुल देश बनाने पर फोकस कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ में कल्टिवेट पावर, बिकम पावरफुल पर्सनली, लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ, लर्न हाउ टू बी स्ट्रांग एंड कल्टिवेट पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर एंड फिजिकल पावर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है ये जो एक्स प्लेयर्स का और दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड्स का मेल्टडाउन हो रहा है बीसीसीआई के ऊपर? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई इज एक्टिंग अनफेयरली? डू यू केयर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी गाइस, अगर आप शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें यूट्यूब के एल्गोरिथम से बचाना चाहते हैं, डिमोनेटाइजेशन से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज पेट्रियन पे या यूट्यूब पे जाकर हमारे मेंबर जरूर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।